everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम हो गया है कि जो फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के वो काफ़ी सारे कंफ्यूज थे कि हमारी न्यू बुक है तो हम कौन कौन से सवालात याद करें। काफ़ी सारे लोग जो है वो बोल रहे थे कि नहीं यार सिर्फ इसमें तो कोई टारगेट पेपर लगेगा ही नहीं, आप लोगों की न्यू बुक है। तो आज जो टारगेट पेपर डिस्कस हो रहा है तो इसी के अंदर से ही आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, इसी के अंदर से ही आएगा आप लोगों का पेपर। तो ये आप अच्छे से वीडियो देखें और यही सवाल आपने याद करना है, इसके अलावा याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा आपका कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो आए हम लोग बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की जाने। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलीज़र फिनेहस एंड यू आर वाचिंग एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2023 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछेंगे कि सर जो पहले आपने टारगेट पेपर अपलोड किया था उससे तैयारी करें या इससे तैयारी करें। तो मैं ये बात आपको वाज़िया कर दूँ कि वो जो आपका पहले वाला टारगेट पेपर था वो आप लोगों की इनिशियल तैयारी के लिए था, और अभी वाला जो मैं आपको अब से जो टारगेट पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये जो है आपका ये समझ लें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टारगेट पेपर है। और देखिए मैं आपको इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि जो आपका टारगेट आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो इसी टारगेट पेपर में से ही आएगा। तो पेपर होने से कुछ टाइम पहले जो है वो सवालात जो है वो निकल के आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको कोई भी हिंट नहीं दे रहा, देखें समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि जो आपका पेपर है फाइनल पेपर वो इसी टारगेट पेपर में से ही आएगा, ठीक हो गया। तो बाकी भी आज जो है हम केमिस्ट्री का टारगेट पेपर अपलोड कर रहे हैं और बाकी तमाम जितने भी सब्जेक्ट है तमाम सब्जेक्ट्स के जो टारगेट पेपर हैं वो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। आप अगर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं डेफिनेटली करूँगा। इसलिए आपके खैर इस पर जो लाइक एम है आपका 50 लाइक्स का जो है आपके पास लाइक एम है। तो अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी रीच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने फाइनल पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो ये जो थी मैं ब्रीफ कुछ बातें थी जो आप लोगों को मैंने बता दी सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और देखें बेस्ट पार्ट ये है इसके अंदर कि ये जो आपके पास टारगेट पेपर है चैप्टर वाइज टारगेट पेपर है, ठीक है। तो अब तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल कोई भी पेश आनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जो आपका टारगेट पेपर है ये क्या होगा, चैप्टर वाइज होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास है चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में से कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आपने ये डेफिनेशंस करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर स्टोइशियोमेट्री, मॉलिक्यूलर मास, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रोस नंबर, एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये कुछ आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशंस हैं जो कि आपने याद कर लेनी है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ आपके पास डिफरेंस बिटवीन है। तो हमने फर्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और सेकेंड हम लोग देखते हैं कुछ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है, जैसे कि थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड के दरमियान आपको डिफरेंस बताना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये जो तीन है आपके पास, इन तीनों के आपने क्या बताने हैं, डिफरेंस बिटवीन बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो जो मोल है आपके पास टॉपिक, मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रोस वॉल्यूम का, ये जो आपके पास तीन टॉपिक्स है इनके अंदर से आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने इसके अंदर से आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं इन टॉपिक से जो आते हैं उनकी आपने तैयारी करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास एंड मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं मास रिलेशन और मास वॉल्यूम रिलेशन से, तो इनके आपने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज यील्ड के भी आपने न्यूमेरिकल्स देख लेने हैं। तो यहाँ पर जाकर अगर आप इस चैप्टर नंबर 1 में से ये तो सारे सवालात कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लेंगे डिफाइन क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर्स गिव यूज़ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने इसके क्वांटम नंबर्स के यूजेस और इसके सिग्निफिकेंस का मतलब होता है फ़ायदे। तो आपने इसके फ़ायदे लिखने हैं, हर एक क्वांटम नंबर का आपने फ़ायदा लिखना है। फिर देन आपके पास क्वेश्चन आता है, What do you understand by electronic configuration? What rules and principles are used in writing इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन? तो यहाँ पर ये हमें कहा जा रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है। फिर आपने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स लिखने हैं कि हम लोग कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं और उसकी एप्लीकेशंस भी लिखनी है। देखिए मैं आपको
एक एक सवाल जो है मैं समझा रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे जो है इसका आंसर लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिर कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पर पूछते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये लिखना है कि नहीं लिखना। तो इसलिए मैं आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसका मैं ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो ये अगर आप सुन लेंगे तो ये है कि कोई भी जो आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है, और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस की आपने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। कोई से भी चार आप प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेस की लिख सकते हैं। तो आपके पास आता है चैप्टर नंबर 2 से डिफरेंसेस बिटवीन है वो देख लेते हैं। तो ये देख लें, काफ़ी सारे डिफरेंसेस बिटवीन है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्फ़ा एंड बीटा रेस, लाइमन एंड बाल्मर सीरीज़, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 5 जो आपके पास मेन डिफरेंसेस बिटवीन है, ठीक हो गया चैप्टर नंबर 2 से। देन आपके पास आता है क्वेश्चन, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है उसके आपने क्या लिखने हैं, पोस्टुलेट्स लिखने हैं। तो इसकी 2 डेरिवेशंस हैं, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। तो इन दोनों में से कोई से भी एक आपके पास लाजमी इस साल आएगी आपके पास डेरिवेशन। तो अगर आप इन दोनों में से दोनों ही अगर कर लेते हैं तो ये 100% जो आपका एक सवाल है वो निकल जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो आपके पास ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसके ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। ये दोनों याद कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ऑफ वेव नंबर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जो न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं जिनका ताल्लुक होगा वेव नंबर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट से। जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फार्मूला बनता है और वेव नंबर का जो फार्मूला बनता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास MCQs हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स हैं, आपने वो करने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट आर एक्स रेज। एक्स रेज आप क्या होती हैं, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, एंड गिव देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। और आपने जो एक्स रेज हैं उनकी आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है और उनके यूजेस बताने हैं कि एक्स रेज जो हैं किन किन चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। फिर नेक्स्ट आपके पास फाइनल क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, और इसकी ये लिखा हुआ है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर तकरीबन आपने क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक आसान चीज़ है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस एटॉमिक नंबर की लिखनी है, 5, 9, 11, 15, 20, 24, 29, 35, 42 एंड 47। तो ये तमाम जो एटॉमिक नंबर है इन पर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो अगर इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आपने आज तक कभी भी नहीं सीखा होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बस जाएगी। तो इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं लाजमी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी वीडियो बनाऊँगा। तो आपको कोई सा भी एटॉमिक नंबर मिल जाए तो आप ईज़िली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 के जितने भी सवाल थे इंपॉर्टेंट वो हमने देख लिए। तो ये तमाम अगर आप सवाल कर लेंगे चैप्टर नंबर 2 से तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको कोई भी जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 3 आता है। तो चैप्टर नंबर 3 के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। तो फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है हमें डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। कुछ आपके पास यहाँ पर तकरीबन 7 आपके पास डिफरेंसेस बिटवीन है। फर्स्ट है डेटिव एंड कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 6 पर है आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एंड 7 पे आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये आपके पास जो है ये 7 डिफरेंसेस बिटवीन है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपने सारे क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ VBT एंड MOT एंड डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ H2, O2, N2 एंड F2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है VBT एंड MOT, आपने उसके पोस्टुलेट्स लिखने हैं। और फिर आपने जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड जो फ्लोरीन है आपके पास, आपने उससे क्या करना है, फॉर्मेशन आपने बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज एंड
डिस्कस मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। और आपने ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये तमाम जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, आपने इन थ्योरीज़ के बेस पर आपने बताना है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, और आपने इन तमाम मॉलिक्यूल्स के आपने मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपने बताने हैं। ठीक हो गया। तो ये एक लंबा चौड़ा सवाल था। फिर आपके पास है सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो ये जो है ना वेसिपर थ्योरी, तो ये इसका जो फुल फॉर्म है आपके पास वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन को आपने डिफाइन करना है। फिर आपको नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने ये तमाम मॉलिक्यूल्स की शेप को बताना है। शेप आपने बतानी है कि क्या होगी। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, एमोनिया है, आपके पास मीथेन है, इथेन, ये अगर C2H4 इथीन होता है। ठीक है। फिर आपके पास BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड है, फिर CHCl3 है, फिर है BCl3। तो ये तमाम जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स गिवन है, आपने इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने इनके जो शेप्स हैं वो आपने बतानी होंगी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन। आपने शॉर्ट नोट लिखना है। टोटल आपको 4 गिवन है टॉपिक्स। बॉन्ड एनर्जी है, डायपोल मूवमेंट है, फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये 4 जो है आपने नोट्स याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो ख़त्म होता है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है उसके तमाम हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, राइट मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है जिसको हम लोग KMT भी बोलते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉस्टुलेट्स जो हैं ये आपने लिखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मुझे उम्मीद है कि इस साल जो है ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। फिर सेकंड आपके पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। तो आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है उसको आपने क्या करना है, स्टेटमेंट भी लिखनी है उसकी, और आपने बाकायदा उसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर आपने डाल्टन्स लॉ को भी आपने उसकी स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसकी एप्लीकेशंस भी आपने लिखनी है। तो समझ लें कि ये जो एक सवाल में ही 2 दे दिए हैं, इसमें आपने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की भी स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एंड डाल्टन्स लॉ की भी आपने स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस एंड रियल गैस। तो आपके पास एक डेरिवेशन है जिसमें आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये आपने करनी है डेरिवेशन। फिर आता है आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, वेट गैस, वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड जनरल गैस इक्वेशन। तो याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 4 जो है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर चैप्टर नंबर 4 से ही आते हैं। तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 में से ज़्यादा टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, वेट गैस, वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड जनरल गैस इक्वेशन। तमाम जितने भी टॉपिक्स हैं उसके आपने न्यूमेरिकल्स आपने देख लेने हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा एंड लिक्विड एयर। तो प्लाज्मा और लिक्विड एयर पे आपने शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आपके पास है डिफरेंस बिटवीन। तो 2 आपके पास डिफरेंस बिटवीन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपके पास बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, एंड सेकंड आपके पास आइडियल एंड रियल गैस। देन आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है। डिस्कस कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो जो ये बताना है कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं शो करती, आइडियल गैस की तरह क्यों नहीं। देखिए आइडियल का मतलब क्या है कि एक एज्यूम की हुई गैस, रियल लाइफ में जो आइडियल गैस है वो मौजूद नहीं होती। तो अब यही पूछा जा रहा है कि जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर क्यों नहीं शो करती, या रियल गैस और आइडियल बिहेवियर में क्या फ़र्क है। फिर है ऑल्सो एक्सप्लेन विद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, और आपने ग्राफ बनाकर भी इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये हमारे पास ऑल जो था जितने भी ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। देन हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 5 है आपके पास
राइट मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ KMT ऑफ लिपिड्स। तो आपने जो मेन पॉस्टुलेट्स हैं, लिपिड्स नहीं लिक्विड्स होगा, ठीक है। ये थोड़ी गलती हो गई मुझसे, टाइपिंग में गलती हो गई। तो ये आपने क्या करना है, मेन पॉस्टुलेट्स जो है आपके पास लिक्विड्स के, तो आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स जो है उसके आपने मेन पॉस्टुलेट्स लिखने हैं। देन आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एवेपोरेशन एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इन तमाम चीज़ों पर आपके पास क्या है, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, तो ये आपने जो है याद कर लेने हैं। थर्ड पे आपके पास आता है कोरिलेट द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। तो पर क्या है, सॉरी मैंने इसको गौर नहीं किया, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। कोरिलेट द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इट्स मॉलिक्यूल्स। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जितने भी उसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो वाटर का बिहेवियर है वो डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई हैं। तो इन कंडीशंस पे जो वाटर का बिहेवियर है वो कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई हाई बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर का बिहेवियर कैसे होता है, हाई डेंसिटी पर कैसा होता है, एंड एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये तमाम 3 कंडीशंस है आपके पास। तीनों कंडीशंस में आपने बताना है कि जो वाटर का बिहेवियर है वो कैसा होता है। देन आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। आपने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ एवेपोरेशन एंड मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो ये 4-5 कुछ हैं आपके पास डेफिनेशंस हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है कि वो आपके पेपर में आ सकती है। देन आपके पास है चैप्टर नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो कुछ डिफरेंस बिटवीन है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, एंड देन है आपके पास आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो 2 हैं आपके पास डिफरेंस बिटवीन है, ये आपने याद कर लेने हैं। सेकंड पे आपके पास आता है डिस्कस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कंप्रेशन, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, डिफ्यूजन एंड एक्सपेंशन। तो आपने एक सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो सॉलिड्स का है, चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स का है, एंड चैप्टर नंबर 4 जो है वो गैसेस का है। तो चैप्टर नंबर 6 में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने सॉलिड्स की जो है वो करनी है, डिफाइन करनी है, जैसे कि कंप्रेशन हो गया, सब्लिमेशन, मेल्टिंग, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन। तो ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंप्रेशन की है, तो आपने इनको थोड़ा थोड़ा जो है वो डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एन आइसोट्रॉपी, सिमेट्री, एलोट्रॉपी, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस एनर्जी। तो ये आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आपने सारी डेफिनेशंस लिखनी है इन टॉपिक्स पर। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 6 से, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, डिस्कस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अलॉन्ग विद प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। देन आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखिए सिर्फ नाम नहीं लिखने, ठीक है। अगर होता ना नेम, अगर लिखा होता है यहाँ पे कि नेम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो फिर सिर्फ और सिर्फ नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जितनी भी टाइप्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के उसको आपने डिफाइन करना है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपने साथ साथ लिखनी होंगी। तो चैप्टर नंबर 6 से यही आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये अगर आप सारे कर लेते हैं तो आपको कोई भी चैप्टर नंबर 6 से परेशानी नहीं होगी। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंस बिटवीन लिखने हैं। कुछ आपके पास टॉपिक्स गिवन है, जैसे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फिर थर्ड है KC एंड KP। तो इन 3 जो टॉपिक्स हैं इन पर आपने डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा। देन आपके पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन KC, जो भी आपके पास जो KC के पर जो है न्यूमेरिकल्स हैं उस टॉपिक के, तो आपने ये बताने हैं। देन आपके पास आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं उससे रिलेटेड, तो ये आपने बताने हैं। देन आपके पास क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ KC एंड KP। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की आपने स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर आपने डेरिवेशन करनी है KC एंड KP की, जो आपके पास डेरिवेशन है वो आपने करनी है। देन आता है स्टेट ली चैटलियर प्रिंसिपल एंड डिस्कस इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है आपके पास, उसकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट लिखनी होगी, और आपने उसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है ली चैटलियर प्रिंसिपल की, वो आपने डिस्कस करनी है। देन फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 से, वो है राइट नोट ऑन कॉमन आइन इफेक्ट। तो कॉमन आइन इफेक्ट पर आपने क्या लिखना है, आपने शॉर्ट नोट लिखना है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 की जानिब और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में जो कौन कौन से सवालात हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास चैप्टर नंबर 8 से, एक्सप्लेन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एंड ल्यूइस थ्योरी विद एग्जाम्पल। आपने क्या करना है, एसिड और बेस को एक्सप्लेन करना है। किस बेस पर, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी की बेस पर और ल्यूइस थ्योरी की बेस पर आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है एसिड एंड बेस को, और साथ साथ आपने
इसकी एग्जाम्पल भी लिखनी होगी। फिर आपके पास कुछ डेफिनेशंस है, लेवलिंग इफेक्ट, बफर कैपेसिटी, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो आपने ये जो 4 आपके पास डेफिनेशंस है ये आपने लिखनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ KW एंड PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये आपके पास डेरिवेशन है आपके पास, तो ये आपने डेरिवेशन लिखनी है। फिर आता है न्यूमेरिकल ऑफ PH एंड POH। PH और POH से जितने भी आपके पास जो आपके पास वो होते हैं ना न्यूमेरिकल्स हैं उस इन टॉपिक से, तो तमाम आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल्स आपने लिखने होंगे। तो यही आपके पास जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। तो ये आप सारे सवाल कर लेंगे तो चैप्टर नंबर 8 जो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अच्छा 2 सवाल और हैं, सॉरी। तो आपके पास है व्हाट आर सॉल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सॉल्ट्स बताना है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस विद एग्जांपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्ट। तो आपने क्या करना है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को डिस्कस करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर आपने एग्जांपल भी लिखनी है ये तमाम क्लासिफिकेशंस की, और आपने फिर एप्लीकेशन भी लिखनी है, सॉल्ट की एक्सप्लेनेशन भी, एप्लीकेशन भी लिखनी है। तो ये आपके पास एक लॉन्ग का सवाल है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन पर आपने एक छोटा सा नोट लिखना होगा। चैप्टर नंबर 8 यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में आपके पास कुछ डेफिनेशंस गिवन है आपको, रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये 5 आपके पास डेफिनेशन है, ये आपने कर लेनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपने रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, मतलब कि ये हो ना कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, तो एक तरह से डेफिनेशन ही लिखनी होती है। तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। फिर आपने वेरियस फैक्टर्स बताने हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपने बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, टेम्परेचर हो गए, पीएच वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने हैं, रेट कांस्टेंट पर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो तीनों टॉपिक्स हैं आपके पास, इन तीनों टॉपिक से जो है वो कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो आप ये तमाम के अगर आप जो आगे पास न्यूमेरिकल्स अगर आप कर जाते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन है कुछ आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, प्रोमोटर्स एंड इनहिबिटर्स, एंड देन आपके पास आता है थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये 4 टॉपिक्स पर आपके पास डिफरेंस बिटवीन है, तो वो आपने लिख लेने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है व्हाट इज़ कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटलिस्ट और कैटालिसिस क्या होते हैं, यहाँ पे मतलब कि डेफिनेशन लिखनी होगी कैटलिस्ट और कैटालिसिस पर। फिर है विद क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, और आपने इनकी जो है क्लासिफिकेशन भी लिखनी है एंड प्लस एग्जाम्पल भी इनकी आपको लिखनी होगी। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 10 में आपके पास है डेफिनेशन है कुछ, तो एक्वियस सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपके पास है कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपने डेफिनेशंस करनी है। फिर आपके पास है डिफरेंशिएट अमंग, ये आपके पास डिफरेंस बिटवीन है कुछ सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो ये अमूमन क्या होता है, 2 चीज़ों के दरमियान में हम लोग वो जो है डिफरेंस बिटवीन करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको क्या है 3 चीज़ों के दरमियान आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा, सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। क्योंकि जो आपका पेपर है उसके अंदर ऐसे भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड्स एंड सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप तीनों चीज़ें याद कर लेते हैं तो फिर कोई मसला ही नहीं होने वाला। फिर देन आपके पास डिफरेंस बिटवीन है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आपके पास 3 आपके पास टोटल जो थे डिफरेंस बिटवीन थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 10, ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, डिस्कस अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या अफेक्ट पड़ता है ये आपने बताना है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन पर जो ये 3 टॉपिक्स हैं आपके पास, आपने इन 3 टॉपिक्स पर आपने न्यूमेरिकल्स लिखने होंगे। फिर देन आपके पास राइट वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। और राउल्ट्स लॉ की काफ़ी सारी जो है स्टेटमेंट्स हैं, तो आपने दीगर जो डेफिनेशंस हैं वो या स्टेटमेंट्स हैं वो आपने राउल्ट्स लॉ की लिखनी है, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो भी आपने बताना होगा। फिर नेक्स्ट फाइनल आपके पास जो क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 10
वो है राइट अ नोट ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कोई कॉलिगेटिव बोलता है, कोई कॉलिगेटिव बोलता है, तो ऐसा मसला नहीं है कोई भी, बस आपको जो इसके समझ लीजिए जो आपके स्पेलिंग है वो आने चाहिए, बाकी बोलने का प्रोनाउंसिएशन का कोई ऐसे मसला होता नहीं है। तो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन जो है उसकी आपने उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होगा। चैप्टर नंबर 10 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। ये तमाम सवाल जो हैं अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है उससे कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देन आपके पास आता है चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में है पहला सवाल आपके पास, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशन। तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन जो है उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, देन आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और फिर आपने उसकी हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की आपने एप्लीकेशन भी लिखनी होगी। सेकंड आपके पास न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड बॉन्ड हेबर साइकिल। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन और बॉन्ड हेबर साइकिल जो आपके पास, इन दोनों टॉपिक्स पर आपने न्यूमेरिकल्स आपने लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक से आपने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपने प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो है आपने उसको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपके पास कुछ डिफरेंस बिटवीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फिर देन आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी से क्या मुराद है। आपने बेसिकली आपने करना क्या है, बस एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखनी है। और ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन में आ भी सकता है कि वाई इज़ डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपने ये बताना है कि जो डेल्टा एच है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव क्यों होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव क्यों होता है। तो ये एक रीज़न क्वेश्चन है, तो ये आपने बताना होगा। देन आपके पास फाइनली आपका जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, वो आगे सामने आ जाता है। हम लोग 1 बाय 1 इसके भी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो डिफाइन आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनाइजिंग एंड ईसीएस। तो ये तमाम जितने भी आपके पास मैंने अभी आपके पास टॉपिक्स पढ़े तो इसकी आपने डेफिनेशंस लिखनी है, फिर आपने कुछ डिफरेंसेस बिटवीन लिखने हैं। हम लोग देख लेते हैं कि किस किस के डिफरेंस बिटवीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वानिक सेल, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर आपने जो है डिफरेंस बिटवीन लिखना होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने ये तमाम जो आपको नीचे जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनके आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऐसी ट्रिक है मेरे पास कि अगर मैं आपको वो करवाऊँगा तो आपको ज़िंदगी भर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर के लिए भी यही है कि ऐसी एक ट्रिक है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो वो अगर मैं आपको करवाऊंगा तो 100% जो है आप कभी भी कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर का सवाल आपके पास कोई सा भी आ जाए तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। तो इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर पे भी एक मैं डिटेल लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको तमाम जितनी भी ट्रिक्स हैं कैसे ये ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो ये मैं आपको बताऊँगा। अभी जितने भी आपके पास ये दिए गए हैं कि किन किन चीज़ों की आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है तो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको देखिए समझाने देखिए आंसर तो आपके क्वेश्चंस तो आपके सामने हैं, लेकिन आपको मैं एक एक सवाल पढ़ के इसलिए समझा रहा हूँ और मैं आपको उर्दू में समझा रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो उनको पता नहीं चल रहा है कैसे लिखना है, या जब वो याद कर रहे होते हैं तो वो गलत तरीके से याद कर लेते हैं, तो जिस वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनल पेपर में कट हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ और ये नहायत इंपॉर्टेंट है इसको सुनना कि कौन कौन से सवाल कैसे कैसे करने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, बैलेंस फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपको ना 4 यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। 4 इक्वेशंस आपको दी गई हैं, आपने ये चारों इक्वेशंस को आपने बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए आपने इन इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ये 4 इक्वेशंस आपके सामने स्क्रीन के सामने मौजूद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
डिस्क्राइब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो कुछ लोग शी बोलते हैं, तो ये शी नहीं है, SH इसका पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसकी आपने डेफिनेशन बतानी है। फिर आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपने डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि डिटेल में आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। फिर है व्हाट इज़ द पोटेंशियल असाइन टू इट, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर कौन सा पोटेंशियल लगा होता है। डिस्कस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। फिर आपने जिंक जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करना है। फिर आपके पास कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई सेल एंड लीड स्टोरेज बैटरी, तो ये दो जो है इन दो टॉपिक्स पर आपने शॉर्ट नोट्स याद करने हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कोरोजन, राइट वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कोरोजन क्या होता है। फिर आपने बताना है कि आपको पता है ना कि मेटल्स जो होते हैं उन पर जब वो करोड हो जाते हैं, उनको जंग लग जाता है, तो मेटल्स को जंग से कैसे बचाया जाए, तो ये कुछ आपने इसके मेथड्स बताने हैं। तो यहाँ पर जाकर जो आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो टारगेट पेपर है वो ख़त्म होता है। याद रखिएगा जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स थे। हमने तमाम 12 के 12 चैप्टर्स हैं, उसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। और एक और बात कि रीजनिंग क्वेश्चंस भी जो है वो आगे पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो नहीं, अगर अभी नेक्स्ट वीडियो जो है आज शाम में ही अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से आएंगे, कि उसी में से ही आएगा। मैंने आपको लेक्चर के पहले से बताया है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जगह पेपर है वो इसी में से ही बनेगा, ठीक है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, आपने ये सारी चीज़ें जो है ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। आपका पेपर इसी में से ही आना है। और फिर बाकी शाम में जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस की भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। बाकी मैं जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम के मैं आपको ऐसे ही जो टारगेट पेपर्स है वो मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। लेकिन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी जो हमारे चैनल पर एक्टिव हैं, जो देखते हैं, तो मैं फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो MCQs हैं वो मैं डेली बेसिस पर अपलोड कर रहा था। लेकिन आप ये समझे कि उसके ऊपर इतना बुरा रिस्पॉन्स आया कि उस पर व्यूज़ ही हार्डली 50 व्यूज़ आते थे। तो वो समझ लें कि वो मैंने सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है। मैं सीरीज़ में चलाई थी, मैंने ये सोचा था कि तमाम जितने भी MCQs हैं मैं तमाम शेयर करूंगा, लेकिन इतना बुरा रिस्पांस होने की वजह से वो सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है। तो मैंने क्या है कि ऐसे रिस्पांस के ऊपर देखिए डिपेंड करता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं वो सीरीज़ है जो वो कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए अगर आपका रिस्पांस ही नहीं आएगा, कोई देख ही नहीं रहा, तो फिर देखें मेरा जो ये सब करना है ना, जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें फ़जूल हैं। अगर कोई देखता ही नहीं है, मैं किसके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ ना। तो इसलिए जैसे उस पर रिस्पांस नहीं आया तो वो सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दी। तो इस पे जो टारगेट पेपर्स की है ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। और आपके अंदर जितने भी जो आप अभी तो मैं केमिस्ट्री का मैंने आपको टारगेट पेपर दिया है, और अगर बाकी दीगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो तमाम सब्जेक्ट्स के जो है वो मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो सीरीज़ कंटिन्यू रहे, तो आप ये वाली अभी चल रही है सीरीज़ कंटिन्यू है, तो ये वाली कंटिन्यू रहे, तो आप लाजमी आप अच्छे सपोर्ट करें और अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आए और मैं ऐसे ही तमाम जितने भी टारगेट पेपर्स हैं वो मैं अपलोड करता रहूँ। तो फिर शाम की वीडियो में रीजनिंग क्वेश्चंस वाले में हम लोग मिलते हैं। तो फिर तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़ा एजुकेशनल अकेडमी।